ये हैप्पी होम मल्टी चैनल का प्रसारण है सीधे आपके सामने। फोकस हिंदुस्तान मुंबई न्यूज़ चैनल पर आप सभी का स्वागत। मैं हूं माजिद सिद्दीकी। दुआ सलाम आदाब, जय भीम। हक और हकीकत को बताने वाले खामोश बैठे हैं, सच बोलने वाले पर इल्ज़ाम। आने वाला वक्त ही बताएगा। वीडियो को आखिर तक देखिए। सबसे पहले फोकस हिंदुस्तान को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें और अपने कमेंट जरूर भेजें। समाज को जगाने के लिए आपकी ज़रूरत है। मैं फिर आऊँगा ताज़ा खबरों को लेकर। माजिद सिद्दीकी, जय हिंद। जंतर मंतर पर तेज होगा प्रदर्शन। 20 को जंतर मंतर से संसद की तरफ कूच करेंगे वांगचुक। 20 जून से ही शुरू हो रहा है संसद का मॉनसून सत्र। लोगों से दिल्ली पहुंचने की अपील। एक और पेपर हुआ लीक। 2,25,000 रुपए में बिका यूजीसी नेट का पीडीएफ। परीक्षा में हूबहू आए वही 90 सवाल। एनटीए की उड़ी नींद। राम मंदिर चढ़ावा चोरी मामले में एसआईटी की रिपोर्ट। एसबीआई की भूमिका पर उठाए सवाल। स्टेट बैंक के मैनेजर गोविंद भी सवालों के घेरे में है। कर्मचारियों से हो सकती है पूछताछ। कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने पार्टी संगठन में किए बड़े बदलाव। जम्मू कश्मीर के वरिष्ठ नेता गुलाम अहमद मीर को बनाया गया तमिलनाडु और पुदुचेरी का एआईसीसी प्रभारी। प्रकाश जोशी को सौंपी गई पश्चिम बंगाल की जिम्मेदारी। अगर महिला अधिकारी मेडिकल रूप से फिट तो उसकी ट्रेनिंग पर रोक क्यों? सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र सरकार से किया सवाल। गर्भवती महिला आईपीएस अधिकारी उर्वशी सेंगर ने प्रोबेशन के दौरान ट्रेनिंग से रोकने वाले 1993 के गृह मंत्रालय के नियम को दी है चुनौती। पंजाब में सतलज पर सियासत तेज। सुखबीर सिंह का ऐलान, हर गांव में फिल्म दिखाएगा अकाली दल। सेंसर बोर्ड ने नहीं दी थी फिल्म के प्रदर्शन की मंजूरी। केरलम के वायनाड में भूस्खलन से जान गंवाने वालों की संख्या हुई 4। भारी बारिश के चलते हुआ भूस्खलन। सरकार ने तेज किए राहत कार्य। दिल्ली एनसीआर में रात भर हुई बारिश। दिन में भी राहत के कोई आसार नहीं। महाराष्ट्र में भी भारी बारिश के चलते कई जगह रेड अलर्ट। महाराष्ट्र में भारी बारिश के बीच आया भूकंप। मराठवाड़ा इलाके के नांदेड़, हिंगोली और परभणी में 1:37 से 3:23 के बीच महसूस हुए भूकंप के 4 झटके। रिक्टर स्केल पर 3.6 से 4.6 रही तीव्रता। फीफा वर्ल्ड कप में अब शुरू होंगे क्वार्टर फाइनल मुकाबले। आज रात को पहले क्वार्टर फाइनल में फ्रांस की मोरक्को से टक्कर। ईरान पर पूरी रात अमेरिका ने बरसाया बम। 90 ठिकानों को बनाया निशाना। अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप की चेतावनी, हर हमले का 20 गुना ताकत से देंगे जवाब। अमेरिकी हमले के बाद ईरान ने भी किया पलटवार। कुवैत और बहरीन में अमेरिकी सैन्य अड्डों पर दागी मिसाइलें और ड्रोन। गालिबफ का जवाब। अमेरिका का धौंस जमाने और जबरन वसूली का दौर हुआ खत्म। करबला में नारों और आंसुओं के बीच खामेनेई के जनाजे में शामिल हुए लाखों लोग। कई देशों के प्रतिनिधियों ने भी की खामेनेई की अंतिम यात्रा में शिरकत। रूस से जंग के बीच यूक्रेन को अमेरिका से मिली बड़ी मदद। यूक्रेन को एयर डिफेंस सिस्टम बनाने का लाइसेंस देगा अमेरिका। अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप ने दी हरी झंडी। अरब सागर में मिला पाकिस्तानी प्लेन का मलबा। यूएई के शारजा से कराची जा रहा था K2 एयरवेज का बोइंग 737 कार्गो विमान। विमान में सवार चालक दल के 5 सदस्यों की तलाश जारी। एशियन डेवलपमेंट बैंक यानी एडीबी को उम्मीद 2027-28 में 7.3% रहेगी भारतीय ग्रोथ रेट। आईएमएफ ने जताया है 6.7% रहने का अनुमान। ईरान और अमेरिका जंग से क्रूड की कीमतों पर दिखने लगा असर। 72 घंटे में 10% महंगा हुआ क्रूड। $80 प्रति बैरल के करीब पहुंची कीमत। केंद्र सरकार ने इलेक्ट्रॉनिक्स, मोबाइल कंपोनेंट्स और लिथियम आयरन बैटरी मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर को दी बड़ी राहत। कई मशीनों और अहम पार्ट्स पर इंपोर्ट ड्यूटी में छूट 31 मार्च 2029 तक बढ़ाई। क्रिप्टो करेंसी पर लग सकता है प्रतिबंध। आरबीआई ने की कड़े प्रतिबंधों की सिफारिश। आयकर विभाग का दावा, 75% निवेशकों ने नहीं दी क्रिप्टो लेन देन की पूरी जानकारी। मॉनसून के बीच महंगाई की दस्तक। प्याज टमाटर के बढ़े दाम। मौसम की मार से दालों के दाम बढ़ेंगे। महाराष्ट्र में सत्तारूढ़ शिंदे गुट के नेता की गुंडागर्दी को लेकर बवाल मच गया है। विपक्ष के साथ ही जनता भी सरकार पर भड़क गई है। फेडरेशन ऑफ ऑल इंडिया मेडिकल एसोसिएशन यानी फाइमा ने सीएम फडणवीस को खत लिखकर कड़े एक्शन की मांग की है। दरअसल शिंदे गुट के पार्षद रमेश महात्रे ने कल्याण डोंबिवली के शास्त्री नगर अस्पताल में डॉक्टरों और नर्सों के साथ मारपीट की, जिसके बाद अस्पताल के डॉक्टर, नर्स और अन्य स्वास्थ्य कर्मियों ने विरोध प्रदर्शन करते हुए काम ही बंद कर दिया। पूरे हॉस्पिटल में काम ठप हो गया।
डॉक्टरों का आरोप है कि उनके साथ दुर्व्यवहार किया गया और जान से मारने की धमकी भी दी गई। उन्होंने सत्ताधारी शिवसेना पार्षद के खिलाफ तत्काल कार्रवाई और अस्पताल में पर्याप्त सुरक्षा व्यवस्था की मांग की है। वहीं फाइमा ने सीएम फडणवीस को रमेश महात्रे को गिरफ्तार करने के लिए 24 घंटे का वक्त दिया है। विपक्ष ने भी इस मुद्दे को उठाते हुए फडणवीस सरकार पर करारा हमला बोला है। शिवसेना यूवीटी सांसद संजय राउत ने सीधा सवाल किया कि ये किस तरह का कानून का शासन है। उन्होंने एक्स पर लिखा कि माननीय मुख्यमंत्री फडणवीस अपने गृह मंत्री पद की पूजा कीजिए। कोरोना काल में जनता की सेवा करने वाली देवदूतों, उन महिला डॉक्टरों और नर्सों के मुंडे गैंग के गुंडे अस्पताल में घुसकर पीटते हैं। क्या यही कानून का राज है? उन सभी को हथकड़ी पहनाकर सड़कों पर घुमाइए। वहीं उद्धव गुट के विधायक आदित्य ठाकरे ने भी सवाल किया कि क्या मुख्यमंत्री कार्यालय और देवेंद्र फडणवीस अपने सहयोगी की इस गुंडागर्दी को बर्दाश्त करेंगे? क्या वो मुंडे गिरोह के उस गुंडे को गिरफ्तार करेंगे और उसकी पार्षद पद की सदस्यता रद्द करेंगे? विवाद बढ़ता देख रमेश महात्रे ने अपनी सफाई भी पेश की है। उन्होंने कहा कि मैंने महिला डॉक्टर पर हाथ नहीं उठाया। सीसीटीवी में जो दिखाई दे रहा है वो कैमरे के एंगल की वजह से ऐसा लग सकता है। डॉक्टर मेरी बेटी जैसी है। जब वो लगातार फोन पर बात कर रही थी और हमारी शिकायत नहीं सुन रही थी, तब मैंने केवल उसके हाथ को हल्के से छुआ था। भले ही महात्रे अब अपनी सफाई पेश कर रहे हों, लेकिन डॉक्टर अपनी मांग पर अड़े हुए हैं। इस घटना ने एक बार फिर सरकारी अस्पतालों में डॉक्टरों की सुरक्षा, जनप्रतिनिधियों के व्यवहार और स्वास्थ्य व्यवस्था की कमियों पर बहस छेड़ दी है। ऐसे में फडणवीस सरकार के लिए मुश्किलें बढ़ती दिखाई दे रही हैं। बहरहाल अब इस मामले में आगे क्या एक्शन होता है? क्या फडणवीस डॉक्टरों की मांग मंजूर करेंगे? ये देखना होगा। पश्चिम बंगाल के कोलकाता में बुधवार को टीएमसी की रैली के दौरान भयंकर हंगामा हुआ। बीजेपी कार्यकर्ताओं द्वारा रैली में घुसकर चोर चोर के नारे लगाए गए और अंडे फेंकने शुरू कर दिए, जिसके बाद ममता बनर्जी बेहद नाराज हो गए और अपनी ही पार्टी के 3 कार्यकर्ताओं को थप्पड़ मारती नजर आई, जिसका वीडियो सोशल मीडिया पर खूब तेजी से वायरल हो रहा है। दरअसल रैली बारुईपुर में 11 साल की बच्ची के साथ रेप और मर्डर के विरोध में निकाली जा रही थी। जब रैली और पार्टी कार्यकर्ता ममता के घर के बाहर पहुंचे तो वहां हंगामा बढ़ गया। नाराज ममता बनर्जी अपने घर से बाहर निकली। उन्होंने लोगों से वहां से हटने की अपील की और हाथ के इशारों से भीड़ को पीछे जाने को कहा। इसी दौरान वहां व्यवस्था बना रहे एक कार्यकर्ता को ममता बनर्जी ने गुस्से में आकर जोरदार थप्पड़ जड़ दिया। तो वहीं महिलाओं के बीच घुसने की कोशिश कर रहे एक शख्स को उन्होंने पीठ पर मारा। कई लोग वहीं खड़े होकर मोबाइल से वीडियो बनाते रहे। इस दौरान ममता लाउडस्पीकर के जरिए लोगों को वहां से हटने को कहती रही और एक और अन्य शख्स की पीठ पर मार दिया। बता दें कि बारुईपुर में 11 साल के बच्चे के साथ रेप मर्डर का मामला सामने आया था। इसका मुख्य आरोपी प्रभास मंडल पुलिस मुठभेड़ में मारा जा चुका है, जबकि फरार आरोपी कबीर मौला भी गिरफ्तार हो चुका है। अब तक इस मामले में 4 आरोपियों की गिरफ्तारी हो चुकी है। टीएमसी ने हाईकोर्ट से घटना के विरोध में रैली निकालने की परमिशन मांगी थी। हाईकोर्ट से परमिशन के बाद टीएमसी बुधवार को बालीगंज फाड़ी से हाजरा क्रॉसिंग तक रैली निकाल रही थी। रैली जब अपने तय रास्ते से गुजर रही थी, तभी टीएमसी और बीजेपी के समर्थक आमने सामने आ गए। देखते ही देखते स्थिति बेहद बिगड़ गई और दोनों दलों के कार्यकर्ताओं के बीच झड़प शुरू हो गई। इस दौरान वहां मौजूद भारी भीड़ ने एक दूसरे के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। मौके पर कार्यकर्ताओं ने एक दूसरे को निशाना बनाते हुए चोर चोर के नारे भी लगाए। इस दौरान ममता के घर के पास बालीगंज में बीजेपी और टीएमसी कार्यकर्ताओं के बीच झड़प शुरू हो गई। पुलिस ने हालात काबू करने के लिए लाठीचार्ज कर दिया। आरोप है कि इसी दौरान बीजेपी के समर्थक जबरन जुलूस में घुस गए और उन्होंने रैली का रास्ता रोकने की कोशिश की। साथ ही कार्यकर्ताओं पर अंडों से हमला भी किया।
घटना के बाद कार्यकर्ता ममता के घर के बाहर पहुंचे थे। इसी दौरान वहां हंगामा खड़ा हो गया। ममता ने लोगों से हटने और व्यवस्था बनाने को कहा। इसी दौरान धक्का मुक्की हुई। वो वहां मौजूद 3 लोगों को थप्पड़ मारती नजर आई। टीएमसी ने आरोप लगाया कि हंगामा भाजपा कार्यकर्ताओं ने ही किया। इस दौरान उनके साथ मारपीट भी हुई। ममता बनर्जी की रैली में बाइक से शामिल हुई एक महिला और उनके साथ मौजूद लड़कों पर भी बीजेपी कार्यकर्ताओं ने चोर चोर कहकर हमला कर दिया। लड़कों को भीड़ ने पुलिस के सामने ही पीटना शुरू कर दिया और महिला के साथ भी धक्का मुक्की करते हुए उसे बाइक से गिरा दिया। तृणमूल कांग्रेस ने आरोप लगाया कि इस हिंसा में उनके 41 कार्यकर्ता, समर्थक और नेता गंभीर रूप से घायल हुए हैं, जिन्हें इलाज के लिए एसएसकेएम अस्पताल में भर्ती कराया गया। दोनों पार्टियों के बीच झड़प के बाद कोलकाता पुलिस ने स्थिति को संभालने के लिए लाठीचार्ज किया था। पुलिस की तरफ से की गई इसी कार्रवाई के बाद बंगाल की पूर्व मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने बड़ी प्रतिक्रिया दी। इस दौरान उन्होंने कोलकाता पुलिस के साथ साथ राज्य की भाजपा सरकार पर भी निशाना साधा। उन्होंने पुलिस पर निशाना साधते हुए कहा, अगर आप चाहते तो रैली शांतिपूर्ण ढंग से भी निकल सकती थी, लेकिन आपने भाजपा कार्यकर्ताओं को गुंडागर्दी करने का मौका दिया। यहाँ कानून व्यवस्था पूरी तरह से चरमरा चुकी है। ये उत्तर प्रदेश के हालात से भी बदतर है। बता दें कि तृणमूल ने आरोप लगाया है कि पुलिस और केंद्रीय बलों की मौजूदगी के बावजूद स्थिति को नियंत्रण में नहीं लिया जा सका। पार्टी के छात्र और युवा विंग के कार्यकर्ताओं, पुरुषों और महिलाओं सभी को बुरी तरह पीटा गया। और फिर ममता बनर्जी यही नहीं रुकी। उन्होंने आरोप लगाया कि जुलूस के पूरे रास्ते पर बीजेपी के लाउडस्पीकर जोर जोर से बज रहे थे और उन्होंने कहा कि वो सुबह 6 बजे से ही डीजे संगीत बजा रहे थे। हालांकि रैली के दौरान हुई अफरा तफरी के लिए उन्होंने सीधे बीजेपी सरकार के बजाय पुलिस प्रशासन को जिम्मेदार ठहराया। नाराज तृणमूल प्रमुख ने कहा कि वो कोर्ट की अवमानना की शिकायत दर्ज कराने के लिए एक बार फिर हाईकोर्ट का दरवाजा खटखटाएंगी। बता दें कि बुधवार को ईडी ने मनी लॉन्ड्रिंग और फंड हेराफेरी मामले में टीएमसी के 3 बैंक खातों में जमा 440.42 करोड़ रुपए फ्रीज कर दिए। ये कार्रवाई पीएमएलए के तहत की गई। मामले पर टीएमसी की ओर से अभी कोई बयान नहीं आया है। ईडी ने कोलकाता में केयरवेल ग्रुप और उसकी एविएशन कंपनी समेत 5 ठिकानों पर छापेमारी की। एजेंसी का आरोप है कि अप्रैल 2023 से जून 2026 के बीच टीएमसी के खातों से करीब 160 करोड़ रुपए केयरवेल ग्रुप की कंपनियों को भेजे गए। ईडी के मुताबिक इस रकम का एक हिस्सा बिजनेस जेट और हेलीकॉप्टर खरीदने में लगाया गया। बाद में इन्हें टीएमसी को किराए पर दिया गया। फिलहाल इस मामले पर टीएमसी ने कोई बयान नहीं दिया है। बाकी ममता की रैली में हुई इस हिंसा पर बीजेपी की ओर से क्या बयान निकलकर सामने आता है, वो देखना होगा। आप इस खबर पर क्या कहेंगे, हमें कमेंट में जरूर बताइएगा। दिल्ली के जंतर मंतर पर जारी युवाओं का आंदोलन थमने का नाम नहीं ले रहा। भारी बारिश के बाद भी प्रोटेस्ट तेज होता जा रहा है। लोगों में पेपर लीक को लेकर इतना रोष है कि वो अपनी आवाज सरकार तक पहुंचाने के लिए अलग अलग जगह से धरना स्थल पहुंच रहे हैं। कॉकरोच जनता पार्टी के नेतृत्व में इस प्रदर्शन के 19वें दिन भी युवाओं के हौसले बुलंद नजर आए। वहीं सोशल एक्टिविस्ट सोनम वांगचुक के आमरण अनशन के 11वें दिन उनका 7 किलो से ज्यादा वजन कम हो गया, यानी उनकी सेहत पर इसका गहरा असर पड़ता साफ दिखाई दे रहा है। लेकिन सरकार सुनने को तैयार नहीं है। ऐसे में युवाओं का आक्रोश और ज्यादा बढ़ता जा रहा है और अब इस प्रदर्शन को अपना समर्थन देने के लिए अभिनेता रघुराम धरना स्थल पहुंचे। मुंबई से दिल्ली आकर उन्होंने प्रदर्शनकारियों का समर्थन किया और आयोजक अभिजीत दिपके से मुलाकात भी की, जिसके बाद इस आंदोलन को और मजबूती मिलती दिखाई दे रही है और इससे मोदी सरकार डरी हुई नजर आ रही है। बार बार सरकार की तरफ से आंदोलन में खलल डालने की कोशिश की जा रही है और उसका एक ताजा मामला सामने आया है। दिल्ली पुलिस जंतर मंतर पर जासूसी करती पकड़ी गई। इसका वीडियो सीजेपी फाउंडर अभिजीत दिपके ने एक्स पर शेयर किया है। और कल हमने पुलिस ऑफिसर को पकड़ा था, तो अब ये सिविल ड्रेस में आकर ऐसे चुपके से जैसे सपोर्टर है ऐसे कह रहे, कहते मैंने कहा क्या करते हो, कहते कुछ नहीं, हम तो बस प्रोटेस्ट में आए हुए, ऐसे चुप चुप कर कोई गलत काम नहीं कर रहे हो, तो सर चुप कर क्यों कर रहे हो? तो अब मान नहीं खींचेंगे और क्या? और अभी नहीं अभी कह रहे थे कि ऑफिशियल ऑर्डर नहीं होगा तो कैसे करेंगे हम, मतलब ऑफिशियल ऑर्डर के थ्रू ही कर रही है। दिपके ने बताया कि दिल्ली पुलिस का एक अधिकारी सादे कपड़ों में प्रदर्शनकारियों के वीडियो चुपके से रिकॉर्ड कर रहा था। जब उन्होंने उससे अपनी पहचान बताने को कहा तो उसने बताया कि वो एक किसान है जो प्रदर्शन का समर्थन करने आया है, लेकिन उसकी चोरी पकड़ी गई।
ऐसे में अब सवाल ये उठ रहे हैं कि आखिर अधिकारी चुपके से प्रदर्शन में शामिल लोगों की वीडियो क्यों बना रहे हैं। इस तरह की घटनाओं से सरकार की बौखलाहट भी साफ दिखाई दे रही है। लेकिन सबसे बड़ा सवाल तो ये है कि क्या शिक्षा मंत्री इस्तीफा देंगे। पश्चिम एशिया में एक बार फिर हालात बिगड़ते दिखाई दे रहे हैं। ईरान और अमेरिका आमने सामने आ गए हैं। दोनों की तरफ से एक दूसरे पर ताबड़तोड़ हमले किए गए हैं, जिसके बाद पहले अमेरिकी सेना ने ईरान के एयर डिफेंस सिस्टम, कमांड और कंट्रोल नेटवर्क, तटीय रडार साइटों, एंटी शिप मिसाइल क्षमताओं और इस्लामिक रिवॉल्यूशनरी गार्ड कोर की 60 से ज्यादा छोटी नावों पर हमला किया। अमेरिकी सेंट्रल कमांड का कहना है कि ये हमले होर्मुज स्ट्रेट में व्यापारिक जहाजों को निशाना बनाने के जवाब में किए गए। गौरतलब है कि पिछले 24 घंटे में 3 जहाजों पर हमला हुआ है, जिसमें एक भारत आ रहा जहाज भी शामिल है। अमेरिका का आरोप है कि ये हमले ईरान की तरफ से किए गए हैं, जिसके बाद उसकी तरफ से ये कार्रवाई की गई। लेकिन अमेरिकी सेना के हमलों ने क्षेत्र में लागू शांति को खतरों में डाल दिया है। इन हमलों के जवाब में ईरानी सेना ने खाड़ी देशों में मौजूद अमेरिका के 85 ठिकानों पर बमबारी की है। ईरानी सेना इस्लामिक रिवॉल्यूशनरी गार्ड कोर यानी IRGC ने बताया कि हमने ईरान के दक्षिणी प्रांतों पर हुए हमलों के जवाब में बहरीन और कुवैत में स्थित 85 अमेरिकी सैन्य ठिकानों को निशाना बनाया। हमने देश के दक्षिणी हिस्से में अमेरिका के MQ-9 ड्रोन को मार गिराया है। बहरीन में अमेरिकी 5th फ्लीट बेस शेख ईसा एयरबेस पर अमेरिकी सेना पर ड्रोन हमला किया। कुवैत में अली अल सलेम एयरबेस को भी निशाना बनाया गया है। IRGC ने चेतावनी भी दी है कि बार-बार युद्ध विराम का उल्लंघन करने का नतीजा खतरनाक होगा। इस क्षेत्र में मौजूद सभी अमेरिकी ठिकाने उनके सैन्य ड्रोन के वैध लक्ष्य होंगे। साथ ही अमेरिकी सेना का समर्थन करने वाला कोई भी व्यक्ति वैध लक्ष्य है। यानी उन्होंने खाड़ी देशों को भी अमेरिका की मदद करने को लेकर कड़ी चेतावनी दी है। मौजूदा हालात में सवाल ये उठ रहे हैं कि क्या पश्चिम एशिया में युद्ध विराम टूट गया है, क्योंकि अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के बयान भी ऐसे ही संकेत दे रहे हैं। उन्होंने कहा कि मुझे लगता है कि ईरान के साथ समझौता खत्म हो चुका है और तेहरान के साथ बातचीत करना समय की बर्बादी है। सभी सहमत थे, कोई परमाणु हथियार नहीं। हमने समझौता किया। वो बाहर जाकर प्रेस से मजाक करते हैं। वो कहते हैं कि हमने इस बारे में कभी बात ही नहीं की। उसमें कुछ गड़बड़ है। मैं स्टीव विटकॉफ और जेरेड कुशनर से बात करूंगा, जो तेहरान के साथ बातचीत कर रहे हैं। लेकिन बातचीत की मेज पर वापस आना तेहरान पर निर्भर है। ट्रंप ने संघर्ष का हल निकालने के लिए कूटनीति का सहारा लेने के बजाय अपनी मनमानी करने की इच्छा जताई, जिसके बाद इजरायली सेना के कमांड सेंटर्स में लाइटें जल चुकी हैं और फाइटर जेट्स के पायलटों को हाई अलर्ट पर रहने का हुक्म दे दिया गया है। हालात बिगड़ते देख यूरोपियन यूनियन एविएशन सेफ्टी एजेंसी ने एयरलाइंस कंपनियों के लिए ईरान और इराक की एयर स्पेस से उड़ान न भरने की अपनी सलाह को 31 अगस्त तक बढ़ा दिया है। ऐसे में अमेरिका ईरान की पीस डील पर संशय और गहराता जा रहा है, क्योंकि अगर दोनों देशों में दोबारा जंग छिड़ती है तो इसका असर पूरे देश पर पड़ना तय माना जा रहा है। अभी से तेल की कीमतों में 6% की उछाल आ गया है। ब्रेंट क्रूड की कीमत 6% बढ़कर $78 प्रति बैरल हो गई है, जिसका असर तमाम देशों पर पड़ना तय है। खासतौर पर भारत जैसे देशों में जो तेल निर्यात पर निर्भर हैं, यहाँ पहले से ही पेट्रोल डीजल की कीमतों में आग लगी हुई है और अब जनता पर महंगाई का बोझ और बढ़ना तय माना जा रहा है, क्योंकि जंग के हालात में होर्मुज स्ट्रेट फिर ब्लॉक हो जाएगा। इस रास्ते से गुजरने वाले जहाजों की सुरक्षा खतरे में पड़ जाएगी, जिसके असर वैश्विक अर्थव्यवस्था पर पहले ही देखा जा चुका है। मौजूदा संघर्ष की वजह से भारतीय शेयर बाजार में भी बड़ी गिरावट दर्ज की गई है। सेंसेक्स में 1677 अंकों की बड़ी गिरावट दर्ज की गई। बाजार 76,503 पर बंद हुआ। वहीं 516 अंकों की गिरावट के साथ 23,882 पर निफ्टी बंद हुआ। वहीं यूरोपीय शेयर बाजार में 1.6% की गिरावट दर्ज की गई। ऐसे में पश्चिम एशिया के हालात पर पूरी दुनिया की नजरें टिकी हुई हैं।